everyone, my name is Roshan and we are come with part 2 and in this particular video we are going to talk about magnetodynamics and क्या है ये मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स MHD जिसे शॉर्ट में कहते हैं। हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। एजेंडा आज का ये होगा कि हम MHD को डिटेल में समझेंगे, दैट क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग कैसे होती है, दो टाइप के MHDs हैं, उन दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे एंड इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं इसको भी हम इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये एक अलग सा डिवाइस पढ़ने की ज़रूरत क्या है। जब इस बात को समझ जाएंगे तो हम अपने आप कुछ ना कुछ एक रास्ता निकालेंगे, कुछ एक वे सोचेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या थी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात हो तो यू कैन सी व्हेन वी टॉक अबाउट द कन्वेंशनल थर्मल पावर प्लांट्स, हमारे पास जो पुराने समय से थर्मल पावर प्लांट्स थे, चाहे फ्यूल वाले हों चाहे स्टीम वाले हों, ऑलरेडी हमारे पास थर्मल पावर प्लांट्स तो थे ही, जिनकी एफिशिएंसी जो है ना वो करीब 37 to 40% के बीच में होती है। तो पावर प्लांट को हम लोग जब फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल को जला रहे हैं, उससे हीट जनरेट हो रहा है, उस हीट की मदद से पानी से स्टीम बना रहे हो, उस स्टीम की मदद से टरबाइन घूम रहा है और टरबाइन की मदद से अल्टरनेटर घुमा करके यानी जनरेटर से आप एनर्जी बनाते हो। दिस इज़ हाउ स्टीम एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड लेटर मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो हमारे पास प्रोसेस क्या दिख रहा है कि हमारे पास पहले हम लोग हीट एनर्जी गेन कर रहे हैं फ्यूल को जला के, फिर इससे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बना रहे हैं एंड इस मैकेनिकल एनर्जी से हम लास्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या कह रहे हैं कि इतने बड़े प्रोसेस के कारण थोड़ी सी एनर्जी तो ये बीच में भी खर्च कर रहे हैं। हमारे पास ये एनर्जी तो अवेलेबल है ना फ्यूल को जलाने वाली, यानी हीट एनर्जी। अगर कोई ऐसा तरीका निकले, कोई ऐसा बंदा हो जो आके कहे कि भाई मैं हीट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी में बनाने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ वॉट वेयर वी टॉक अबाउट MHD. It is a device that is going to help you with this. You can read, since this process this in this process there are many conversion from one form to another form of energy, this results in losses. Due to this, overall efficiency of this thermal power plant decreases. इसको अगर बचाए रखना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उसी के बारे में ये पूरा टॉपिक है। Imagine a system where heat energy is directly converted into electrical energy. The main advantage of such type of system is higher efficiency is possible since there is no conversion of energy except heat energy to electrical. जो डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसी को हम कहते हैं इज नोन एज मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स, MHD जनरेशन। तो MHD अगर कोई डिफाइन करने को बोले तो क्या बताओगे? द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज मैग्नेटो डायनेमिक magneto-hydrodynamic generation. The field of MHD was initiated by Heinz, for which he received Nobel Prize in Physics in 1970. तो इन्हें 1970 में ही नोबेल प्राइज़ मिला था इस पर्टिकुलर थिंग के डिस्कवरी के लिए। सो इट वाज द ग्रेट थिंग जो ऐसा है। अब बात करते हैं हम लोग क्या प्रिंसिपल है, किस बात पे बेस्ड है, ये कैसे काम करता है। ये तो समझ में आ गया कि एक डिवाइस है। यू कैन इमेजिन इट इन अ वे कि मान लो एक डब्बा है तुम्हारे पास जिसके ऊपर तुम्हें लिखा हुआ मिल रहा है MHD। इसको तुम जब भी इनपुट में हीट एनर्जी दोगे तुम्हें डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना करके देगा। इसके अंदर किसी भी तरीके का मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि टरबाइन घूमेगा फिर उसके बाद कुछ लगाओ जनरेटर जिससे एनर्जी बने ना। यू विल जस्ट प्रोवाइड हीट एनर्जी और यहाँ से बाहर निकाल लो, आप यहाँ पे बल्ब जला सकते हो डायरेक्टली, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट में मिल रही है। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव। तो इसका जो प्रिंसिपल है, जिस सिद्धांत पे ये बेस्ड है, द मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स जनरेशन MHD जनरेशन सिस्टम कन्वर्ट्स हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, फैराडेज लॉ ऑफ EMI। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ पे बेस्ड है। अब ये लॉ क्या है अगर किसी को याद हो, क्योंकि 12th क्लास के सिलेबस में पढ़ा था, व्हाट इज़ द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट an EMF is induced in the conductor that is moving in a magnetic field. जब भी कभी हम देखते हैं कि कोई कंडक्टर का किसी मैग्नेटिक फील्ड में रिलेटिव मोशन होता है तो उस कंडक्टर के अक्रॉस एक EMF जनरेट हो जाती है। उस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस एक EMF का जनरेशन, यही था हमारा फैराडेज लॉ ऑफ EMI। ठीक है, अगर इसका कॉन्सेप्ट याद हो आपको तो हमने यही पढ़ा था कि कंडक्टर कैन बी एनीथिंग, कंडक्टर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, इट डजेंट मैटर। बट द थिंग इज़ कि अगर कभी भी कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम तो ये समझना चाहते हैं। और जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, चार्ज का मूवमेंट आएगा, चार्ज के मूवमेंट से वहाँ पे चार्ज सेपरेट होंगे तो एक EMF जनरेट होगा। इंड्यूस्ड EMF हम लोग कहते थे इसको। तो उसी चीज़ के बारे में हमें समझना था कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हीट एनर्जी की मदद से ना कुछ आयन्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे।
यानी हीट एनर्जी की मदद से आप कोशिश करोगे कि एयर मॉलिक्यूल्स के आयंस को किस तरीके से सेपरेट आउट कर दूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाएं, जिसके कारण एक ईएमएफ जनरेट हो जाए और मैं इस ईएमएफ का इस्तेमाल कर लूं डायरेक्टली। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। ठीक। सो दीज आर द पॉइंटर्स जो आपको समझने हैं। वो क्या है? हॉट आयोनाइजिंग गैस एट टेम्परेचर अबाउट 2500 डिग्री सेल्सियस is passed through MHD duct across strong magnetic field which is at the angle of 90 degree and flow of the conducting fluid called plasma। तो ये जो गैसेज स्टेट होता है ना, जब आपका जो गैस है वो ऐसे आयोनाइज स्टेट में आ जाता है, या फिर किसी गैस को जब इतने डिग्री सेल्सियस पे आप गर्म करते हो, तो उस स्टेट ऑफ गैस को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो अगर कभी प्लाज्मा कोई पूछे क्या होता है, प्लाज्मा इज़ जस्ट हॉट आयोनाइज्ड गैस। और किस टेम्परेचर पे हम कहते हैं कि हमारा जो गैस है वो प्लाज्मा बन चुका होगा? अबाउट अराउंड 2500 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे जब किसी भी गैस को गर्म करते हैं तो वो प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाता है, आयोनाइज हो जाता है पूरे तरीके से। द आयोनाइजेशन ऑफ गैस इज़ प्रोड्यूस्ड आइदर बाई थर्मल मीन्स, यानी इसका आयोनाइजेशन करने के लिए आपको गर्मी की ज़रूरत पड़ेगी, या तो थर्मल से कर लो, या एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर by seeding with the substance like cesium or potassium vapor which ionizes at a relatively low temperature। यानी एक तो है कि तुम किसी भी गैस को कर लो और उसी में अगर तुम्हें कम टेम्परेचर पे करना है अपने काम को, तो आपके लिए पास ऑप्शन क्या है कि आप इनके वेपर्स का इस्तेमाल करो, सीजियम और पोटेशियम के, क्योंकि ये कम टेम्परेचर पे ही आयोनाइज हो जाते हैं। तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा करेंगे, कम टेम्परेचर पे ही काफ़ी ईजिली आप इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर पाओगे। द एटम्स ऑफ सीड एलिमेंट स्प्लिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस भी एटम की बात कर रहे हैं जो सीड एलिमेंट का होगा, सीड एलिमेंट मतलब जिसका इस्तेमाल कर रहे हो आपने रिएक्शन में, जिसका भी फ्यूल लिया है आपने, तो वो स्प्लिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स में, यानी कि एक आयन क्रिएट कर देगा। लेट्स से अगर मैं हाइड्रोजन ले रहा हूँ तो ये H प्लस और E माइनस, H प्लस बोले तो हाइड्रोजन आयन बना देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा अपनी बॉडी से। तो अब क्या एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो रहे हैं। जब भी सेपरेशन ऑफ चार्जेस आएंगे तो क्या ये कंडक्टर के दो एंड पे चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, पॉजिटिव एक तरफ इकट्ठा हो रहा होगा, नेगेटिव एक तरफ। इन दैट वे EMF इज जनरेटेड। वही बात लिखी है, द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मेक्स द गैस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो जो गैस होगा ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बन जाएगा। और जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा होगा, ड्यू टू हॉट एंड आयोनाइजिंग नेचर ऑफ गैस बिहेव्स एज अ कंडक्टर एंड हेंस EMF इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स एज शोन इन फिगर। तो फिगर को देख के हम समझेंगे, और ये फिगर एग्जैक्टली फैराडेज लॉ के एक्सप्लेनेशन के लिए है। व्हेन द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द लोड द करंट स्टार्ट फ्लोइंग। ठीक। इसको कुछ ऐसा समझ सकते हो कि आपके पास क्या हुआ कि आपने यहाँ पर एक मैग्नेट लिया नॉर्थ पोल, यहाँ एक दूसरा मैग्नेट लिया साउथ पोल। ठीक। और यहाँ से आपने एक टनल जैसा कुछ, रास्ता जैसा कुछ बना दिया। ऐसे इमेजिन करो एक रास्ता है, और इस जगह से ना आप इनपुट में प्लाज्मा भेज रहे हो। प्लाज्मा क्या होता है? आयोनाइज्ड गैस होती है, और आयोनाइज होने के कारण क्या हुआ कि उसके इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए हैं, तो वो बिहेव करेगा लाइक ए कंडक्टर। और आपको पता है ये बात पहले से कि नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो सेपरेट हो जाता है। तो आपको पता है इसके दो प्लेट्स जो हैं, एक इधर वाला ये जो प्लेट है और इधर वाली जो प्लेट है, इस फिगर के अंदर ऊपर और नीचे करके दिखाया गया है। तो यू कैन इमेजिन जो इसका टॉप सरफेस है और जो बॉटम सरफेस है उसमें चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरफ जाके इकट्ठा हो जाएंगे, और सारे के सारे जो आयंस है, पॉजिटिव आयंस हैं, वो दूसरी तरफ जाके इकट्ठा हो जाएंगे। तो जब भी आप इन प्लेट से बाहर में निकाल के एक अपने बल्ब को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, अपने बल्ब को लगाने की कोशिश करोगे, दैट बल्ब विल गोइंग टू ग्लो अप, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे बहुत सारे, वो इलेक्ट्रॉन मूव करने शुरू कर जाएंगे सर्किट में। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आएगा यहाँ पे करंट क्रिएट हो जाएगा, और उस करंट के कारण आपको यहाँ पे लाइट ग्लो करता हुआ नज़र आएगा। ठीक है। तो इसी बात को इन्होंने समझाया है कि आपके पास दो वॉल्स हैं, कैथोड वॉल है, एनोड वॉल है। जब भी यहाँ पे आप प्लाज्मा को भेजोगे और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है आपने नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव करता है, तो उस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, चार्जेस को सेपरेट करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज एक तरफ, पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ सेपरेट हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो वहाँ एक EMF जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आप क्लोज सर्किट करोगे तो उस EMF के कारण करंट भी वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। और ये जो करंट होगा, बिकॉज चार्जेस आर एक्यूमुलेटेड इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर, कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ एक ही वॉल पे जाके इकट्ठा होंगे और सारे पॉजिटिव दूसरे वॉल पे जाके इकट्ठा होंगे। दैट मीन्स द आउटपुट ऑफ दिस MHD, द आउटपुट ऑफ दिस MHD इज गोइंग टू बी डायरेक्ट करंट।
आपको डीसी मिलता है आउटपुट में। अगर आप इसकी इसी चीज़ को अपने घर पे यूज़ करना चाहते हो, यू नीड टू यूज़ वन इन्वर्टर, क्योंकि डीसी से एसी कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपको एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली बाहर से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये क्या है, यही चीज़ है हमारा फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। फैराडे साहब ने यही बताया था कि जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके टर्मिनल्स के क्रॉस ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो उसी बात का इस्तेमाल किया गया है एमएसडी के कॉन्सेप्ट में। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप फ्यूल की मदद से किसी भी दूसरे गैसेस का या फिर किसी भी फ्लूइड का आप वो कर पाओ कि उसे प्लाज्मा स्टेट में पहुंचा दो, इतना गर्म कर दो, तो ऑब्वियसली आप ये इस्तेमाल कर सकते हो कि उसके हीट एनर्जी से डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हो। आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि पानी गर्म करके फिर वहाँ से टरबाइन घुमाओगे, ये प्रोसेस नहीं अपना रहे हम लोग। ठीक है, आई होप ये पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। द नेक्स्ट थिंग इज दिस सिस्टम इज़ यूजुअली advantageous if MSD system is used along with thermal plants। ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद तब होता है जब इसका इस्तेमाल तुम थर्मल प्लांट्स के साथ करते हो। तो थर्मल प्लांट्स के साथ इस्तेमाल करना और बिना उसके इस्तेमाल करने का क्या मतलब होता है वो भी समझेंगे हम लोग। दैट यूटिलाइज द हीट ऑफ द एग्जॉस्टेड गैस। सोचो एक चीज़, जब आपको ओपन और क्लोज समझाएंगे ना तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। बट एक बात सोचना, यहाँ से जो गैसेस जा रही हैं, क्या सारा का सारा गैस तुम्हारा ऐसे सेपरेट हो जा रहा होगा? आपको पता है ना, यहाँ से अगर आप कुछ गैसेस दे रहे हो, थोड़ा तो आयनाइज यहाँ पे सेपरेट हुए थे, बट यहाँ पर कुछ गैसेस निकले थे, ये एग्जॉस्टेड गैसेस निकलेंगे यहाँ से। और ये गैसेस अभी भी बहुत गर्म है, बिकॉज अभी भी ये प्लाज्मा स्टेट से ही है। करेक्ट, अगर ये बहुत गर्म गैसेस हैं तो क्या तुम इन्हीं गैसेस का इस्तेमाल अगर दोबारा कर लो, या फिर इन गैसेस की मदद से तुम पानी को गर्म कर लो और इस पानी की मदद से टरबाइन घुमा लो स्टीम बना करके। अगर एक बार टरबाइन घुमा तो आगे जनरेटर लगा लेना और जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बना लो। यानी कि एम एच डी इज़ बेनिफिशियल और ज़्यादा एडवांटेजियस हो जाता है जब इसका इस्तेमाल हम लोग थर्मल पावर प्लांट्स के साथ करते हैं। ठीक है, वो भी कैसे कर सकते हैं वो भी समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारे पास एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं जो लीव होती हैं एम एच डी डक्ट से, हम उनको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ़ायदे के लिए। और ऐसा करने से हम जो एफिशिएंसी है हमारे गैजेट की, हमारे डिवाइस की, वो 60% तक बढ़ा के लेकर जा सकते हैं, 60% तक एफिशिएंट बनाया जा सकता है। ठीक, अब एक सवाल आता होगा मन में कि ये एम है क्या एग्जैक्टली में, मैंने अपने लाइफ में कहीं देखा है एम यस, आपने ज़रूर कभी ना कभी देखा होगा। जनरली हमारे घरों में तो जनरेटर लगा हुआ है ना, जहाँ पे आप ऐसे हैंडल घुमाते हो और घर में लाइट आ जाती है। पहले आप फ्यूल एंटर करते हो, चाहे आप डीजल डालो पेट्रोल डालो, डिपेंडिंग अपॉन कौन से टाइप का जनरेटर है कि कौन से फ्यूल से वो चलता है। और अब जैसे यहाँ पर हैंडल घुमाते हो गोल गोल गोल, या फिर जिस भी टाइप का है, आप आई गेस आप समझ रहे होगे। तो ये जो आपका डिवाइस था ना, जहाँ पे आपने थोड़ा सा एयर प्रेशर क्रिएट किया और ऊपर से मैंने फ्यूल दिया हुआ था, वही चीज़ यही तो है एम एच डी। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई स्टीम इंजन नहीं लगा रखा है आपने कि पहले कुछ और होगा। आप डायरेक्ट फ्यूल की एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। समझ में आया? सो दिस इज़ वेयर वी आर यूजिंग दिस। ये वो मटेरियल होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, द मटेरियल यूज्ड फॉर वेरियस पार्ट्स ऑफ द एमएसडी। इलेक्ट्रोड्स के लिए आपके पास जिंकोनिया है, जिसमें कैलामाइट क्रोमाइट मटेरियल बेस्ड होते हैं, एल्यूमिनेट होते हैं, और निकल ऑक्साइड आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट क्या है, हाई कंडक्टिविटी चाहिए। ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़े बहुत भी इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो हम चाहते हैं वो पूरा का पूरा कंडक्शन में जाए, तभी हम लोग उसको और ज़्यादा एफिशिएंट कर पाएंगे। स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि एम एच डी इज़ ऑपरेटेबल एट हाई टेम्परेचर, ये इसमें बहुत हाई टेम्परेचर पे ये मशीन रन करती है। अगर आपने जनरेटर देखा हो अपने घर का या फिर अपने आसपास में कहीं जनरेटर देखा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है जब वो रनिंग स्टेट में होता है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ही वो रन होता है। इसीलिए आप जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हो उसके लिए ज़रूरी है कि वो स्टेबल होना चाहिए हाई टेम्परेचर पे। सिमिलरली जो मैग्नेट्स हैं वो स्ट्रॉन्गर होने चाहिए, परमानेंट मैग्नेट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम उतना ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट नहीं बना पाओगे, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतने ही ज़्यादा अच्छे से आयोनाइजेशन, जो प्लाज्मा के आयन्स हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है, और जितने अच्छे से सेपरेट करोगे उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा तुम्हें। ठीक है, सिमिलरली इंसुलेटर एंड चैनल डक्ट कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, राइट? दो टाइप के हमारे पास एम एस डी जनरेशन सिस्टम्स हैं। एक है ओपन साइकिल जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, और एक है क्लोज्ड। क्लोज्ड का इस्तेमाल जनरली घर में जो हम जनरेटर रखते हैं ना उसमें नहीं किया जाता है, बट क्लोज्ड का इस्तेमाल इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए बहुत किया जाता है। यही जो क्लोज्ड वन है ना, इसी की बात यहाँ बताई गई है कि इसको और एडवांटेजियस बना सकते हो अगर इसके साथ में आप थर्मल पावर प्लांट्स को ऐड कर दो। ठीक है, तो यही चीज़ था।
क्लोज्ड के अंदर क्या करोगे, जो भी एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है ना उसका इस्तेमाल कर लो किसी दूसरे थर्मल पावर प्लांट से, कि जो भी एग्जॉस्ट गैसेस है उसकी मदद से स्टीम बना लो और ऐसे आगे बढ़ा दो। समझते हैं उस चीज़ को भी। ठीक, क्या डिफरेंस है दोनों में, कब कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। ओपन साइकिल की बात करें तो वर्किंग फ्लूइड आफ्टर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिस्चार्ज्ड टू द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टैक। Operation MHD generation is done directly on the combustion product. Temperature is around 2300 to 27 degrees Celsius. Open cycle is more developed. Open cycle system ज़्यादा developed है। अब इसके फिगर समझने की कोशिश करो क्या हुआ। ऐसा होता है कि आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर आपने एक चेम्बर लिया जिसको हम लोग फ्यूल चेम्बर बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर आपके फ्यूल रखा हुआ है बहुत सारा। इस फ्यूल को आगे पास करोगे, आगे कनेक्टेड होगा एक छोटे से कनेक्टर से, एक छोटा सा डब्बा होता है, इसको कहते हैं कंबस्टर। कंबस्टर। अब ये कंबस्टर का क्या काम है कि ये कहीं ना कहीं कंबशन करेगा, इसी जगह पे एक्चुअल में आपका फ्यूल कंबशन में जाता है। अब कंबशन अगर इसी जगह पे होना है तो सिर्फ फ्यूल कंबशन में जाएगा तो फ्यूल तो जल जाएगा, फ्यूल से हीट एनर्जी मिलेगी, बट आपको प्लाज्मा बनाना है और प्लाज्मा एयर के पास था। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से एक तरीके का यहाँ पर आपने कंप्रेसर कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कंप्रेसर लगाओगे तो इसको यहाँ से एयर इनपुट में मिलना चाहिए, ये एयर इसको कंप्रेस करके बहुत हाई प्रेशर पे उस एयर को भेजेगा कंबस्टर के अंदर। जब इतने हाई प्रेशर पे यहाँ पर एयर जाएगा और यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि आपका फ्यूल जल रहा है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ से आप कनेक्ट करते हो अपने एक नोज़ल को। ठीक है, इस यहाँ पर आप कनेक्ट करते हो नोज़ल। नोज़ल मतलब सिंपल एक पैसेज है जहाँ पर आप क्या करते हो, अपने इतने ज़्यादा हाई प्रेशर वाले एयर को आग के साथ जलाया है तो वो कहीं ना कहीं एक प्लाज्मा स्टेट में चला जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर स्टेट में चला जाता है, और उसको आप इस नोज़ल के ज़रिए एक पैसेज के ज़रिए पास करते हो एक ऐसे डिवाइस में जिसका नाम है MHD। MHD में क्या होगा, जैसे ही जाएगा तो आयन यहाँ पर पहुँचा तो सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस ऊपर पहुँच गए, मान लो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पहुँच गए, जितने भी उसके अंदर आयन्स बने थे, और इसको यहाँ से आप बाहर में इलेक्ट्रिक सर्किट निकाल लो। जैसे यहाँ पे लोड से कनेक्ट करोगे, लेट्स से इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ से इसको हटाते हैं और इसको ले जा करके यहाँ पे लोड से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो आउटपुट मिला ये आपको डायरेक्ट करंट मिला है। अगर आप चाहते हो यहाँ पर AC यूज़ करना तो एक इन्वर्टर लगा लो। जैसे इन्वर्टर यूज़ करोगे आप आउटपुट में AC पावर आउटपुट में निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस इन्वर्टर। हुआ क्या, क्योंकि MHD के अंदर आपने जितना गैसेस दिया था सारा का सारा गैस तो यूज़ हुआ नहीं होगा, तो यहाँ से कुछ गैसेस बाहर निकलती हैं। ठीक है, जो एग्जॉस्टेड गैसेज हैं, जो एग्जॉस्टेड गैसेस हैं वो यहाँ से बाहर निकलेंगी, और क्योंकि गैसेस तो एनवायरनमेंट से ही जा रही हैं तो कुछ गैसेस हार्मफुल होती हैं हमारे सिस्टम के लिए, कुछ गैसेस यूज़फुल होती हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ वेरीफाई करना होता है, कुछ प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने सुना होगा प्यूरीफायर ख़राब हो गया है, फ़िल्टर काम नहीं कर रहा है, तो उसमें भी हमारा मशीन ख़राब हो सकता है। तो हमारा क्या हुआ, इस जगह पे एक डिवाइस लगाते हो तुम यहाँ पे जिसको कहते हैं हम लोग एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर, एयर प्री हीटर का काम सिर्फ ये है कि जो एग्जॉस्टेड गैस आया है इस गैस को वापस से जाके कनेक्ट कर दे हमारे कंप्रेशर के साथ। अगर कंप्रेशर के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे हम हमारे एयर प्री हीटर को, तो जो भी एक्स्ट्रा गैस निकला था, जो भी एग्जॉस्टेड गैस था, हम उसको कहीं ना कहीं वापस यूज़ नहीं कर पाते, वो वेस्ट हो जाता। तो बार बार हमें ना ये कंप्रेसर बार बार ये हैंडल चलाते रहना पड़ता। ये हैंडल ही तो है जो स्टार्टिंग में हैंडल चलाते हो, अगर बार बार हैंडल चलाना पड़े तो क्या फ़ायदा है। हम चाहते थे कि हमें ना सिर्फ इन्हें स्टार्ट करना पड़े, थोड़ा सा मैंने हवा दे दिया हाई प्रेशर पे तेज़ी से घुमा करके, बस प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो हॉट एयर है वही इस प्रोसेस को चलाता रहे। यहाँ पे से निकलने वाला जो हॉट एयर है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हाई प्रेशर पे उसको भेजना है, तो यही हॉट एयर ही हमारा हेल्प कर देगा ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखने पे। इसके ठीक आगे हमारे पास एक प्यूरीफायर है। ठीक है, प्यूरीफायर है। प्यूरीफायर का मेन पर्पस क्या होता है, यहाँ से नाइट्रोजन और सल्फर गैसेस को प्यूरीफाई करना, नाइट्रोजन एंड सल्फर, क्योंकि दीज टू गैसेस आर हार्मफुल फॉर नेचर एंड हार्मफुल फॉर द अदर पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर MHD ऑल्सो। सो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि यहाँ से नाइट्रोजन और सल्फर जैसे जो गैसेस निकल रही हैं उसको किस तरीके से एब्जॉर्ब करके बचा लिया जाए, और बाकी का बचा हुआ जितना भी वेस्ट है, मतलब बाकी का बचा हुआ जितना कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी चीज़ें हैं जिनको वापस से कंप्रेसर के पास नहीं भेजना था, तो आप उसको स्टैक के ज़रिए
स्टैक के ज़रिए यहाँ से धुआं बना करके निकाल देते हो, जो यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक, ये है आपका पूरा ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन साइकिल एमएसडी समझ में आया क्या हुआ है? इसी साइकिल को अगर आप समझ चुके हो अच्छे तरीके से कैसे ये प्रोसेस काम कर रहा है, क्या क्या सोचा गया था इसको बनाने में, तो बस इसमें एक ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा एंड यू विल बी एबल टू वर्क विथ क्लोज साइकिल ऑल्सो। क्लोज साइकिल की बात करी जाए अब, क्लोज साइकिल के अंदर क्या होता है, वर्किंग फ्लूइड इज़ रिसाइकल्ड। जो वर्किंग फ्लूइड था उसको रिसाइकल किया जाता है, हीट सोर्स के पास वापस भेज दिया जाता है, जिसकी मदद से आप हीलियम आर्गन जैसे एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हो। और उसकी मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, पानी को दोबारा गर्म कर लेंगे। इसका जो टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड होता है 1400 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है, ऊपर वाले के लिए याद होगा 2300 टू 2700 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है। तो हम लोग घरों में जो यूज़ करते हैं ना वो ज़्यादा हैवियर होता है। अब मैं इसी फिगर को लेके चलता हूँ दोबारा से समझाने के लिए आपको। उप्स, देखिए मैं इस फिगर को कैसे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। इस फिगर को कर लेते हैं कॉपी एंड इस फिगर को इस जगह पे कर देते हैं पेस्ट। इस फिगर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको उठा के रख लेते हैं अपने बीच में। ठीक है, अब देखो शॉर्टकट में हमने निपटा लिया, लेकिन आपको तो पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा एग्जाम में, तो इसका ध्यान रखना कि ये फ्यूल चैम्बर है, फ्यूल से कंबस्टर के अंदर फ्यूल दोगे, यहाँ पर एक्चुअल में बर्निंग होगी। कंप्रेशर की मदद से यहाँ पर पहली बार हैंडल घुमा करके हाई प्रेशर में एयर भेजोगे और इस जगह पे जाके कंबशन के कारण आपका एयर आयोनाइज होगा हाई टेम्परेचर पे। नोज़ल के जरिए वो आयोनाइज्ड यानी प्लाज्मा जो है वो एमएसडी के अंदर जाएगा, आयंस डिस्प्लेस होंगे यानी कि ऊपर में पॉजिटिव नेगेटिव डिस्प्लेस होगा इधर उधर, क्योंकि इसके अंदर में आपने देखा वो जो फिगर देखा था जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया था कैसे सेपरेट होता है, वो सब कुछ इसके अंदर फिट किया गया है। ठीक, यहाँ से आपको डीसी आउटपुट में मिलेगा, इन्वर्टर से एसी में कन्वर्ट कर लेना। जो एग्जॉस्टेड गैस है वापस से एयर प्री हीटर यहाँ पर रेगुलेट करता रहेगा ताकि ये प्रोसेस चलता रहे। सिर्फ ओनली डिफरेंस इज़ कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ये जो हीट निकल रही है ना, ये जो हीट निकल रही है यहाँ से आप इसका इस्तेमाल कर लो। इसको यहाँ से निकाल करके एक अलग चेंबर में लेके चलो, क्योंकि ये जो गैसेज हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे हैं। देखा ना अभी 1400 डिग्री सेल्सियस पे है ये, तो अगर 1400 डिग्री सेल्सियस पे है तो आप इस गर्म पानी की मदद से, सॉरी गर्म गैस की मदद से आप अगर इसको इस्तेमाल कर लो एक हीट एक्सचेंजर में। ठीक है, हीट एक्सचेंजर, और यहाँ पर आप ना पानी बहुत सारा डाल दो, इसके अंदर पानी है, ये है हमारा हीट एक्सचेंजर। एक्सचेंजर यहाँ पर हीट एक्सचेंज हो जाएगी, यानी इसके अंदर की जो हीट है वो इसके अंदर प्रेजेंट पानी को स्टीम बनाने में हेल्प करेगी। और ये जो पानी होगा जो स्टीम में कन्वर्ट किया आपने, इस पानी को आप भेज सकते हो, यहाँ से पानी आप इनपुट में दे रहे हो, इस पानी को आप भेज दो यहाँ पर टरबाइन के पास। टरबाइन के पास, टरबाइन से कनेक्टेड रखना अपना जनरेटर, और जनरेटर की मदद से यहाँ से आप डायरेक्ट अपना एसी बना रहे हो। तो आपने देखा यहाँ पे आपने क्या किया, एक तो यहाँ से आउटपुट मिल रहा था जो गैसेस के कारण डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है, और इसी के साथ आपने बस इसको ऐड कर दिया, जिसके कारण आपकी टोटल एफिशिएंसी बढ़ के 60% तक अचीव करी जा सकती है। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट क्लोज साइकिल एमएसडी। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो यहाँ से एग्जॉस्टेड गैसेस निकल रही थी आप उसकी ही मदद से उन गैसेस के साथ एक दूसरा पावर प्लांट ऐड कर दो ना, थर्मल पावर प्लांट, यानी उन गैसेस की एनर्जी की मदद से पानी को स्टीम में कन्वर्ट करो। ये स्टीम वाटर हो गया, जो स्टीम बन गया यहाँ से पानी, और इस स्टीम की मदद से टरबाइन घुमाओ, टरबाइन से जनरेटर घुमाओ, सॉरी टरबाइन की मदद से जनरेटर का वर्क होगा और फिर आपका फ़ायदा। समझ में आया? सो दिस इज़ हाउ क्लोज साइकिल एमएसडी इज़ वर्किंग। ठीक है, अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की बात करें, यानी परफॉर्मेंस और लिमिटेशंस वाले जो टॉपिक है उसकी बात करी जाए, सो यू कैन सी हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी अराउंड 50% इज़ द एफिशिएंसी जो हमें एवरेज मिलती है ना, तो एम में 50% तक की एफिशिएंसी मिलती है। दिस इज़ द मेजर परफॉर्मेंस एडवांटेज। अ लार्ज नंबर ऑफ पावर इज़ जनरेटेड, बहुत बड़े स्केल पे अच्छा पावर जनरेट किया जाता है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूल, ऑब्वियस सी बात है आप अच्छा फ्यूल की यूटिलाइजेशन कर रहे हो, क्योंकि फ्यूल की जो एनर्जी है उसका डायरेक्टली कन्वर्जन कर रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, आप उसको कहीं भी बीच में मैकेनिकल एनर्जी बनाने में वेस्ट नहीं कर रहे। फिर है सिंस इट हैज़ नो मूविंग पार्ट इट इज़ मोर रिलायबल। अगर कोई मूविंग पार्ट होता है इस फिगर के अंदर तो ये ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, इसके अंदर कुछ भी मूविंग नहीं है। कंबशन के अंदर बर्निंग हुई, नोजल से यहाँ पहुँचा, एम इज़ नॉट समथिंग जिसमें कुछ मूव हो रहा है, तो ये थोड़ा ईजी है, जिसके कारण हम कह सकते हैं मोर रिलायबल है। सुटेबल फॉर पीक पावर जनरेशन, जो हाई पावर जनरेशन के लिए अच्छा है ये।
फ्री ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हो। हाँ, ये लगता है हमें कि ऐसा क्या है, अगर प्योरीफायर सही काम नहीं करेगा आपका तो ये अच्छा काम नहीं करता है। इस कारण से हमें जो फील नहीं आती कि पोल्यूशन फ्री कैसे हो सकता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा गैसेस आप निकाल रहे हो वो वापस से एनवायरनमेंट में दे रहे हो, और जो हार्मफुल गैसेज हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, आप उसको वापस से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। नाइट्रोजन गैसेस को बाहर मत निकालो। फिर है हमारा लेस ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट। ओवरऑल जिसका ऑपरेशनल कॉस्ट होगा वो कम हो जाएगा। इट हैज़ एबिलिटी टू रीच द फुल पावर लेवल एज सून एज इट स्टार्टेड। जितनी जल्दी यहाँ से हैंडल तुमने घुमाया उतनी ही जल्दी वो शुरू हो गया काम करना। तो वही बताया गया, एबिलिटी टू रीच द फुल पावर लेवल एज सून एज इट स्टार्टेड। ज़्यादा टाइम नहीं लेता खुद को गर्म करके स्टार्ट करने में। द साइज ऑफ द प्लांट इज़ कंसिडरेबली स्मॉलर दैन द कन्वेंशनल फॉइल फॉसिल फ्यूल प्लांट्स। तो हमें पता है, हम तो इसको घर में यूज़ कर पा रहे हैं, तो समवॉट हम समझ सकते हैं कि जैसे फॉसिल फ्यूल प्लांट्स हुआ करते थे पहले, उतना ज़्यादा बड़ा जगह नहीं चाहिए इसको, स्मॉलर कंसिडरेबल जगह पे भी ये काम कर जाते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो मेजर डिसएडवांटेज इसका एक क्या निकल के आता है कि एमएसडी सिस्टम सफ़र्स फ्रॉम रिवर्स फ्लो, दैट इज़ शॉर्ट सर्किट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टिंग गैसेज फ्लूइड्स अराउंड द एंड्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा क्या है कि हम लोग जो यूज़ करते हैं, सेकंड एक और आप लिख सकते हो यहाँ पे, हम लोग जो एम यूज़ कर रहे हैं ये सिंपल हाई टेम्परेचर पे यूज़ कर रहे हैं, तो इसके कारण भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यानी यू कैन ऑपरेट हाई ऑपरेटिंग एट हाई टेम्परेचर। हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर, इसको हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर ही चाहिए होता है। और कहीं ना कहीं हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि मैग्नेट्स बहुत बड़े बड़े चाहिए, तो कॉस्ट पे भी फ़र्क पड़ेगा कि इसके लिए हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ सकता है, बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इज़ वेरी हाई, लाइक मैग्नेट्स रिक्वायरमेंट इज़ स्ट्रॉन्गर। आपको स्ट्रॉन्गर मैग्नेट चाहिए जिसके कारण आपको ज़्यादा एक्सपेंस पड़ सकता है, हेंस मोर एक्सपेंस। तो आप इसको आप अपनी भाषा में बना करके अच्छा लिख सकते हो। आई गेस अब ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, एम क्या है, कैसे काम करता है, दो टाइप के एम हैं, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, क्या लिमिटेशन है, क्या डिसएडवांटेज है, एवरीथिंग, राइट। सो अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, टू लेट मी नो, आप कमेंट करो। एंड अगर सब अच्छा जा रहा है, जस्ट कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।